अच्छा, एक सीन सोचिए जरा। एक सुनसान कच्चा रास्ता, रात का वक्त है और चांद भी जैसे बादलों के पीछे छिपा हुआ है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है। कोई मदद मांग रहा है। क्या करेंगे? हमारे आज के सोर्सेस हमें एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में ले जाते हैं। ये कहानी है एक डायन की। यह हमारी लोक कथाओं का एक ऐसा किरदार है जिससे हम सब वाकिफ हैं, लेकिन जिसका नाम सुनते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। इसमें एक शिकार है, एक बढ़ता हुआ खतरा है, एक तांत्रिक से सामना और एक ऐसा अंत जो शायद आज भी उस रास्ते पे गूंजता है। बिल्कुल। और जो बात इस कहानी को दिलचस्प बनाती है वो ये नहीं कि ये सच्ची है या झूठी। मजेदार बात ये है कि ये डर पैदा करने के लिए कौन से साइकोलॉजिकल टूल्स इस्तेमाल करती है। ये कहानी उन सभी मूल तत्वों का इस्तेमाल करती है जो हजारों सालों से डरावनी कहानियों को इतना असरदार बनाते आए हैं। आज हम इसी की परतें खोलेंगे। ये डर कैसे पैदा करती है, इसके किरदार असल में क्या दिखाते हैं और इसका अंत हमें किस बेचैनी के साथ छोड़ जाता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी का जो मुख्य किरदार है रामू, वो रात में अपने खोए हुए बैलों को ढूंढते ढूंढते उस बदनाम रास्ते पर पहुंच जाता है। माहौल एकदम परफेक्ट है। आधा चांद, अजीब सी हवा, मतलब एक डरावनी फिल्म का पूरा स्टेज सेट है। और तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है और वो उसे नाम से पुकारती है, रामू, मेरी मदद कर दो। अब यहां पर कोई भी इंसान एक पल के लिए रुकेगा। रामू देखता है तो एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी, बाल खुले हुए हैं, चेहरा नीचे झुका हुआ, एकदम लाचार दिख रही है। वो कहती है कि वो रास्ता भटक गई है। ये तो एक क्लासिक जाल है ना? एग्जैक्टली। ये स्टोरी टेलिंग का एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव है। देखिए, डर कई तरह का होता है। एक होता है मॉन्स्टर से डर। जो सामने से हमला करता है। हाँ बिल्कुल, जो सामने से हमला करता है। लेकिन उससे कई ज्यादा गहरा डर वो होता है जो आपकी इंसानियत पर हमला करे। हम सबकी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि किसी परेशान इंसान की मदद करें। ये कहानी उसी इंस्टिंक्ट को टारगेट करती है। डर तब और बढ़ जाता है जब आपकी अच्छाई ही आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। सही बात है। और रामू के साथ भी यही होता है। उसे कुछ गड़बड़ तो लगती है। कहानी में कमाल की डिटेल है। जैसे ही रामू मदद के लिए आगे बढ़ता है, जमीन अचानक ठंडी पड़ जाती है। ये पहला साइन है ना कि बॉस, यहां फिजिक्स के नियम काम नहीं कर रहे। और फिर आता है वो मोमेंट, द बिग रिवील, जब वो औरत अपना सिर उठाती है, कहानी बताती है। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह लाल थीं, दांत बाहर की तरफ नुकीले थे और सबसे बड़ी पहचान, उसके पैर उल्टे थे। अच्छा, ये उल्टे पैर वाली बात मैंने बहुत सी कहानियों में सुनी है। इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ डरावनी डिटेल नहीं है। ये एक, आप कह सकते हैं, एक कल्चरल शॉर्टकट है। अच्छा, कल्चरल शॉर्टकट। हाँ, मतलब दक्षिणी एशिया की जो लोक कथाएं हैं उनमें उल्टे पैर होना एक पक्का सिग्नल है कि सामने जो है वो इंसान नहीं है। एग्जैक्टली कि वो इंसान नहीं है, वो कोई भूत, चुड़ैल या डायन है। ये इस बात का प्रतीक है कि ये चीज कुदरत के नियमों के खिलाफ है, अननेचुरल है। कहानीकार को लंबा चौड़ा बताने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ पैर उल्टे दिखाने हैं और सुनने वाला समझ जाएगा कि खेल खत्म। वाओ। और जैसे ही रामू को यह समझ आता है, वो डायन जोर से हंसती और कहती है, सालों से खून नहीं मिला। ये लाइन सुनकर तो मतलब रामू की हालत क्या हुई होगी। कहानी कहती है कि वो डर के मारे चीख भी नहीं पाया और यहीं पर रामू का चैप्टर क्लोज हो जाता है। हाँ, एक ऐसे पल पर जहां शिकार पूरी तरह से जाल में फंस चुका है, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत असरदार तरीका है डर को स्थापित करने का। तो रामू का तो ये हाल हुआ, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो असली खौफ शुरू होता है जो पूरे गांव पर छा जाता है। अगली सुबह गांव वाले जब रामू को ढूंढने निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे सिर्फ उसकी पगड़ी मिलती है और जमीन पर खून के कुछ धब्बे। रामू गायब है, उसकी लाश तक नहीं मिलती। और ये लाश का न मिलना लाश मिलने से ज्यादा डरावना है। ऐसा क्यों? ये एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक है। अगर लाश मिल जाती तो दुख होता, मातम होता और फिर एक क्लोजर मिल जाता। लेकिन जब कोई गायब हो जाता है तो एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। क्या हुआ होगा, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, ये सवाल डर को जिंदा रखते हैं। और वो पगड़ी, वो एक पर्सनल टच देती है। वो सिर्फ एक गायब इंसान नहीं है, वो रामू है। ये घटना को बहुत रियल बना देता है। अकेले मर्दों का इंतजार नहीं करती,
कहानी बताती है कि वो बच्चों को निशाना बनाने लगी थी और उसका तरीका वो बहुत ही क्रूर था। वो कभी किसी बच्चे को उसकी माँ की आवाज देकर घर से बाहर बुलाती, तो कभी किसी को उसकी रोती हुई बहन की आवाज में पुकारती। अब देखिए डर का लेवल कैसे बढ़ रहा है। हाँ। पहले डर था एक अनजान रास्ते पर एक अनजान औरत से, हाँ। अब डर आपके घर के अंदर आ गया है, आपकी अपनी माँ की आवाज में। हाँ। ये भावनात्मक विश्वास पर हमला है। सोचिए एक बच्चा अपनी माँ की आवाज सुनकर कैसे बाहर नहीं आएगा। ये शारीरिक हमले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये रिश्तों और भरोसे की नींव को हिला देता है। ये तो सच में बहुत डरावना है। मतलब भूतों से ज्यादा डर तो इस बात का है कि किसी अपने की आवाज पर भरोसा ना कर सको। इसी बढ़ते हुए खतरे से परेशान होकर गांव वाले एक तांत्रिक को बुलाते हैं और तांत्रिक के आने से कहानी में एक नया एंगल जुड़ता है। हमें उस डायन की एक ओरिजिन स्टोरी मिलती है। बिल्कुल, और ये ओरिजिन स्टोरी बहुत जरूरी है। तांत्रिक बताता है कि ये डायन कोई बाहर की नहीं है, ये कभी इसी गांव की एक औरत थी जिसे किसी वजह से गांव वालों ने जलाकर मार दिया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और अब वो बदला ले रही है। इस एक लाइन से वो डायन सिर्फ एक खून की प्यासी मॉन्स्टर नहीं रह जाती। एक मिनट, पर क्या इससे वो सच में सहानुभूति के लायक बन जाती है? मतलब मैं मानता हूं कि उसके साथ अन्याय हुआ, पर अब वो मासूम बच्चों को मार रही है। क्या उसका दर्द उसके आज के कामों को जायज ठहराता है? मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए ज्यादा सिंपैथी फील कर पा रहा हूं। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, वो जायज नहीं ठहराता, लेकिन ये उसके किरदार को कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब वो सिर्फ बुराई का प्रतीक नहीं है, वो अन्याय से जन्मी बुराई का प्रतीक है। अच्छा। ये कहानी को वन डायमेंशनल होने से बचाता है। अब हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट है, हम उससे डरते भी हैं, लेकिन उसके अतीत के बारे में जानकर शायद एक छोटा सा हिस्सा ये भी सोचता है कि इसकी शुरुआत तो गांव के लोगों ने ही की थी। ये डर को और ज्यादा पर्सनल बना देता है। हाँ, ये बात तो है, ये उससे और ज्यादा जटिल बना देती है। और इसी के साथ कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। तांत्रिक अमावस्या की रात को उसी पीपल के पेड़ के नीचे अपना अनुष्ठान शुरू करता है जहां रामू की पगड़ी मिली थी। वो मंत्र पढ़ता है और जवाब में डायन की चीखें सुनाई देती हैं। कहानी में लिखा है कि उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांप उठा और आखिर में तांत्रिक उसे काबू में कर लेता है। वो डायन चीखते चीखते उसी पीपल के पेड़ में समा जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है। गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। लगता है कि चलो हैप्पी एंडिंग, खतरा टल गया। लेकिन यहाँ भी कुछ चीजें गौर करने वाली हैं। पहली, पीपल का पेड़। भारतीय संस्कृति में पीपल के पेड़ को पवित्र भी माना जाता है और आत्माओं का वास भी। तो ये कहानी को एक कल्चरल ऑथेंटिसिटी देता है। दूसरी और ज्यादा जरूरी बात, जैसा आपने कहा, उसे खत्म नहीं किया गया, उसे कैद किया गया है। हाँ, ये मैंने भी सोचा था। उसे बस ट्रैप कर लिया। तांत्रिक ने उसे हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर दिया? क्या ये मुमकिन नहीं था? शायद नहीं। ये इस गहरे विचार को दिखाता है कि बुराई या अन्याय से पैदा हुई नफरत को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। उसे सिर्फ कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, रोका जा सकता है या कैद किया जा सकता है। वो ऊर्जा कहीं ना कहीं मौजूद रहती है, बस मौके का इंतजार करती है। और यही बात कहानी को उसके असली अंत की ओर ले जाती है। और क्या अंत है? जब सबको लगता है कि सब ठीक हो गया, कहानी का नरेटर हमें बताता है, लेकिन आज भी अमावस्या की रात उस रास्ते से गुजरने वालों को एक धीमी रोती हुई आवाज सुनाई देती है, रामू मेरी मदद कर दो। उफ, मेरी तो अभी भी रोंगटे खड़े हो गए। वो वापस आ गई है और कहानी की आखिरी लाइन इस डर को हमेशा के लिए सील कर देती है। और जो पलटकर देखता है वो फिर कभी नहीं लौटता। ये एक शानदार अंत है। ये कहानी को एक साइक्लिकल हॉरर, एक कभी ना खत्म होने वाले दुष्चक्र में बदल देता है। खतरा टल गया था लेकिन खत्म नहीं हुआ। वो आज भी उसी जाल का इस्तेमाल कर रही है जिससे उसने रामू को फंसाया था। और ये पलटकर ना देखने की चेतावनी तो दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में मिलती है। ये इंसान की उस घातक भूल का प्रतीक है, जिज्ञासा। ये अंत आपको किसी भी तरह का सुकून या क्लोजर नहीं देता। ये आपको एक बेचैनी के साथ छोड़ता है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। इसने धोखे का डर है, अपनों को खोने का गम है, अन्याय से पैदा हुए बदले की आग है और एक ऐसा खतरा है जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये तो हमारे समाज और इंसान के स्वभाव पर भी एक तरह की कमेंट्री है। बिल्कुल, ये लोक कथाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती थीं। ये हमें पीढ़ियों से चली आ रही सीख देती हैं।
शायद ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ अन्यायों की गूंज हमेशा के लिए रह जाती है, और एक प्रैक्टिकल लेवल पे ये हमें अज्ञात के प्रति सावधान रहने की सीख देती है कि हर मदद की पुकार सच्ची नहीं होती। ये कहानियाँ हमारे सामूहिक डर और चेतावनियों का हिस्सा हैं। ये सोचने वाली बात है। इस कहानी में डायन के साथ अन्याय हुआ, उसे जलाया गया और बदले में वो एक ऐसी शक्ति बन गई जिसे मिटाया नहीं जा सका, सिर्फ एक पेड़ में कैद किया जा सका। यहीं से एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। लोक कथाओं में अक्सर बुरी ताकतों को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उन्हें किसी बोतल में, किसी पेड़ में या किसी तावीज में कैद क्यों कर दिया जाता है? क्या ये इस बात का प्रतीक है कि बुराई कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, बस उसका रूप बदल जाता है, या वो कुछ समय के लिए दब जाती है, हमारे अगले पलटकर देखने का इंतजार करते हुए?